है ना। इस एनर्जी पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आ गई सर, ठीक है। अब देखिए पहली ऑर्बिट में एनर्जी अगर मैं निकालूँ, हाइड्रोजन एटम है, Z = 1 है, तो ये एनर्जी का फार्मूला E = -13.6 Z² तो फर्स्ट ऑर्बिट है -13.6 Z 1 का स्क्वायर N 1 का स्क्वायर -13.6। तो पहली ऑर्बिट में ये एनर्जी मिल गई, ठीक है। क्या फ्रॉम Z टू एरिया -85, हाँ वो आंसर निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में अब इसी तरीके से देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि N² अब 2 का स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। हटाइए इसको, कितना मिल जाएगा -3.4 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 से डिवाइड हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में 3 है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जा रही है। ये थी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। सेकेंड ऑर्बिट जो है इसको फर्स्ट एक्साइट स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को सेकेंड एक्साइट स्टेट। अगर मान लीजिए कि फिफ्थ एक्साइट स्टेट कहीं लिखा हुआ है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कहीं लिखा हुआ है, तो N = हम लोग क्या लिखेंगे, 5th + 1 माने 6, ये क्योंकि कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो N = फर्स्ट नहीं लिखेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो N = सेकेंड नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात देख के चलेंगे। तो जितनी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं उसमें एक क्या करते ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिलहाल ये बात समझ गए आ गई। तो अब देखिए मैंने ये कहा कि यहाँ पे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माने N = 2, सेकेंड एक्साइटेड N = 3। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ी, आपने क्या देखा, माइनस में कम होता चला गया, माने एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो एक तो बात ये हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे तो यहाँ पे ये कह सकते हो E1 से ज़्यादा E2 हो जाएगा, E2 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर एनर्जी E1 है, यहाँ पे एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में E2 है, थर्ड ऑर्बिट में E3 है, ऐसे सो ऑन। और जैसे जैसे जाओगे नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन दो ऑर्बिट के बीच है ना एनर्जी डिफरेंस है। यहाँ पे मान लीजिए एनर्जी डिफरेंस है ΔE1, यहाँ पे ΔE2, माने सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस है, और थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1.9 तो यहाँ पे 10.2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा ना, तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप बिना कैलकुलेशन के आंसर दे लोगे, ठीक है। ये फिजिक्स में ज़्यादा आता है यहाँ पे, है ना। इस कॉन्सेप्ट पे फिजिक्स में ज़्यादा आता है। वहाँ पे बड़ी है ना, बच्चे क्या करते हैं, तरह तरह की कैलकुलेशन करते निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये बातें सही से पता है, ठीक है ना, तो कुछ करना वरना नहीं पड़ेगा। ऐसे बड़ी आराम से आंसर दे लिया करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट क्या हो रहा है, डिक्रीजेस कर रहा है, माने ΔE1 ग्रेटर देन ΔE2 ये हो रहा है। या ऐसे कह सकते हैं E2 - E1, ठीक है, ये ग्रेटर देन E3 - E2, यही तो है, ठीक है बात। डिफरेंस ऑफ एनर्जी, देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पे क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन डिफरेंस इन एनर्जी क्या हो रही है, दोनों ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस इन एनर्जी क्या हो रहा है, ये एनर्जी बढ़ती जा रही थी, डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। अब इन सब को हम ΔE कह सकते हैं, और ΔE = हमारा क्या होता है, E = hν या
चलिए एच सी अपान लैम्डा, इसको फिर से लिखेंगे, वहाँ पे चमक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। तो ई, तो इसी तरह से डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपान लैम्डा, है ना। तो डेल्टा ई, यही पूरा कॉन्सेप्ट है, डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू और डेल्टा ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये बात याद रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। होता क्या है कि अब देखिए हम लोगों ने कहा कि जैसे जैसे, ठीक है, यहाँ पे E1 हो जाएगी, यहाँ पे E2 हो जाएगी, यहाँ पे E3 हो जाएगी, यहाँ पे E4 हो जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती गई, एनर्जी बढ़ता गया, लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम होता चला गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E1 मान लीजिए, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E2 मान लीजिए, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E3 मान लीजिए। तो यहाँ पे डेल्टा E3 सबसे कम है और डेल्टा E1 सबसे ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, डेल्टा E1 सबसे ज़्यादा है। अब जब डेल्टा E1 सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे लैम्डा क्या मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। वही क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे लैम्डा 1, यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा 1, यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए कि लैम्डा 2, इसमें क्या है लैम्डा 3 है। तो आप यहाँ पे आंसर देना होगा तो क्या कहोगे, लैम्डा 1 सबसे कम, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और एनर्जी डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। फ्रीक्वेंसी के पूछ लेगा तो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें ऐसे ही नहीं, वो क्या करते हैं ना, आपको वैल्यू दे देंगे, कह देंगे कि यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट का ट्रांजिशन हो रहा है तो 4000 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ निकल रही है, ठीक है ना। तो कह देंगे तीसरे से चौथे में हो रहा है, तीसरे से चौथे में हो रहा है तो कितनी वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉन निकलेगी, तो 4000 से ज़्यादा जो आंसर रहेगा उतने की निकलेगी, है ना। ऐसे बनाए रहते हैं, ऐसे सेटिंग होती है उनकी। उम्मीद है कि बात समझेंगे, क्यों, है ना। और यहाँ पे अगर डायरेक्ट 1 अपान लैम्डा, पूरा 1 अपान लैम्डा कहा जाए तो इसको वेव नंबर कहते हैं। पूरा 1 अपान लैम्डा की बात किया जाए तो वेव नंबर कहेंगे। बात समझ गए हैं कि नहीं, ठीक है। माने क्या कह सकते हैं कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी का रिक्वायरमेंट अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट भाई यहाँ पे कितना कुल मिला जुला के क्या है, यहाँ पे 10.2 कितना है, 10.2 डिफरेंस आया था, तो इतनी एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे लगेगी। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। माने यहाँ पे अगर 3 से 4 ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी 2 से 3 में ट्रांजिशन, एनर्जी नहीं, चलिए वेवलेंथ है, 2 से 3 में ट्रांजिशन होगा और 3 से 4 में ट्रांजिशन होगा तो किस में वेवलेंथ ज़्यादा लगेगी, 3 से 4 ट्रांजिशन होगा तो उसमें वेवलेंथ ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कम लग रही है, वेवलेंथ कम लगेगी, ठीक है। वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सीधे सीधे जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है ना, कौन सा, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, 2 ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस, 2 ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाएगा। याद हो गया, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती चली जाएगी 2 ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाएगा। चलिए बात समझ चुके हैं। फिजिक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन में फिजिक्स से और यहाँ दोनों से लेके इस पे करा देंगे हम, ठीक है। और देखिए ऐसे अभी एक सिंपल से क्वेश्चन करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। आयोनाइजेशन एनर्जी की मीनिंग मैं समझा चुका हूँ, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक होती है उसे में बस पॉजिटिव लगा दीजिए, वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ माने हीलियम की, ठीक है ना, इज एक्स, इज
एक्स, तो कहते हैं कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 लिथियम की। कुछ नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला क्या है, +13.6, ठीक है, Z²/n²। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट की कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों की नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात हो रही होगी, किसी के ऑर्बिट की बात नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हटा दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z²। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, पहले हीलियम, और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, ये क्या हो जाएगी, Z किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीलियम, और Z लिथियम का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है हीलियम की, ये निकालना है। यहाँ पे Z कितना, हीलियम का Z कितना होता है 2, और लिथियम का Z कितना हो जाता है 3, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो ये रहा एनर्जी की कुछ बातें। अच्छा, अब आते हैं ज़रा सा वेलोसिटी। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। उस वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। ये v = 2.18, 2.2 भी याद रख सकते हैं, याद रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंटू 10⁶, ठीक है, और n नंबर ऑफ ऑर्बिट Z, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में ये आंसर है। ये डायरेक्ट बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, ये याद कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, वेलोसिटी ऑफ, ये बात याद रख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ Zn या Nz, Zen2, अच्छा क्या है, हाँ n नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, Zen सही है आप, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती है तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, Z/n, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम, माने हाइड्रोजन एटम, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है, Z = 1 हो जाएगा, N = भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 ही तो बनेगी। तो ये जो वैल्यू है अब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका, ठीक है ना, उसका कितना बन जाएगी, कितना है ये 137, माने ये क्या हो जाएगी, C/137, इसमें 137 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मिल जाएगा 3 × 10⁸ मिल जाएगा। माने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कितना हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के 1/137 टाइम्स हो जाता है, इतना कम हो जाता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट से कम है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है और ये 2 × 10⁶ है, माने 137 गुना क्या होता है, कम होती है, ये बात याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्पेक्ट्रम की बात आती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेव 1/λ को मैंने जैसा कहा था वेव नंबर। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, यहाँ भी आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हो, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से मैं आपको बचाऊंगा। यहाँ पे बस छोटी कैलकुलेशन से आप काम कर लोगे, है ना। न्यूमेरिकल आते हैं, खूब आते हैं, जैसा मैंने बताया फिजिक्स में ही आते हैं, फिजिक्स में ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल यहाँ से। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहली बात करें तो कुल कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज़ मिलती हैं, 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ मिली। ऐसे तो इनफाइनाइट तक जाती है, नाम जो जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम पे 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ आपको मिली, ठीक है। उस स्पेक्ट्रल सीरीज़ को अभी बताते हैं किस किस रीजन में आएगी, कैसे कैसे आएगी, और जो भी स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, और उसकी वेवलेंथ या वेव नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 1/λ याद होगा बहुत सारे लोगों को ये फार्मूला। 1/λ = R,
जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये पता होता है। आर की जहाँ तक बात है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, और रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁷ पर मीटर, या r इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर सेंटीमीटर, है ना। ये 1.09 इस तरह से होता है। 1.11 कर लिया, कैलकुलेशन करना आसानी के साथ। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत बहुत ये है ना आपके काम की चीज़ होगी, है ना, और कैलकुलेशन में बहुत आसान, और कई जगह कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। पहले से तैयार रहिए कि जो बच्चा कैलकुलेशन 1 मिनट में कर रहा, आप 10-15 सेकंड में करिए, तभी तो नीट में टाइम बचेगी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका क्या आर की वैल्यू रख के देखिए, जितनी भी कैलकुलेशन 1/λ, जब लैम्डा करने जाओगे तो 1/r मिलेगा, जब लैम्डा को करने जाओगे तो 1/r। तो क्यों नहीं 1/r को हम याद कर लेते हैं यार, 1/r, ठीक है। 1/r को 912 एंगस्ट्रॉन में याद कर लीजिए, मज़ा आ जाएगी, है ना। बनी बनाई मलाई, 912 एंगस्ट्रॉन। जैसे ही 1/r याद रखिए, 912 रखिए, ये सब रखिए नहीं। कैलकुलेशन करने में जो है बड़ी, है ना, यहाँ घर पे तो कर भी सकते हो, लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम में जो टाइम कम, प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पे बड़ी मुश्किल बातें हो जाए। तो तैयार रहिए, कैसे कैसे कहाँ पे जो है, जहाँ से न्यूमेरिकल बार बार आते हैं, वहाँ पे कैसे कैलकुलेशन से आप टाइम बचा सकते हैं, इन सब बातों का ख्याल करना पड़ेगा। और ठीक है, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ 600 से मेरिट जा रही हो, ना, हर क्वेश्चन करने हो, तो ये सब चीज़ें तो करना पड़ेगी आपको ट्राई। अगर ये सब चीज़ें तैयार करके नहीं जाते तो कोई बच्चा 10 सेकंड में निकाल लिया, आप जो है तैयार रहिए। आप 5 सेकंड में निकालिए, है ना, 10 सेकंड में निकाला, 6 सेकंड में निकालिए, हाँ, तभी तो काम बनेंगे। हाँ, जो कुछ नया कुछ आ गया है ना, उस पर टाइम लगाइए, टाइम यहाँ से बचाइए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और क्या और जल्दी करना होगा, 912 ना रखिए, क्या करिए 900 रखिए ना, 900 रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर सीरीज जो कितनी सीरीज बन जाएगी, 5 सीरीज बन जाएगी। चलिए उस 5 सीरीज की बात करें, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, 912 है ना, 9 2 11 याद कर लीजिए यार, 912 नहीं आ रहा है तो 9 2 11 होता है ना, 9 2 11, 9 2 11, 11 ना करके बस 12 कह दीजिए, 912 9 2 11, क्या। चलिए अब वो सीरीज आती हैं, कौन सी, टेस्ट सीरीज नहीं है ये, ठीक है। और स्पेक्ट्रल रीजन आ जाएंगी। और देखिए सबको याद है, लाइमन सबसे पहले आती है, उसके बाद लाइमन, उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट, पास्चन, हाँ, लाइमन बामर को भूल गए लाइमन, बाल्मर और बामर पढ़ देते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ठीक है, ब्रैकेट और फंड, ये आ जाती है। सबको पता है ये वाली कहाँ पे, स्पेक्ट्रल इज अल्ट्रावायलेट, है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आ भी जाते हैं। और ये विजिबल, आप जो दिखती है आपको जो लाइट, विजिबल रीजन क्या है, एक बार फिर से लिखिए, देन और ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, ये रीजन हो जाते हैं, स्पेक्ट्रल रीजन। अरे सर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, फंड के बाद हम पता नहीं क्या कह रहे, लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, बस फंड 5 सीरीज और कुछ नहीं, इतना बहुत है ना। ठीक है, ये हो गई 1 2 3 4 5 सीरीज पढ़िए, और होते तो ऐसे इनफाइनाइट तक जल्दी जाएंगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब सीरीज़ की एक जो है ना
क्या हो जाए, लिमिट होती है, कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे ख़त्म होती है ना। अब लाइमन की मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ, इसी तरह से बामर की मिनिमम बामर की तो याद हो जाती है 4000 7000 है ना, एग्जैक्ट 4000 7000 नहीं होती, लेकिन 4000 एंगस्ट्रॉन 7000 एंगस्ट्रॉन याद रखते हो। और वैसे तो क्या हो जाती है आपका 3800 से लेके जो है आपका 7000 से थोड़ा सा कम 6800 हो जाती है, लेकिन 4000 7000 एंगस्ट्रॉन याद, और उसके बाद उसके ऊपर वाली जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से सबकी या तो याद कर सकते हो या तो फिर है ना आप निकाल सकते हो, है ना। और देखिए अगर मान लीजिए कि आप देखिए आप क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का ढंग सीख लेंगे और उसके बीच में कोई रहेगी, कोई भी वैल्यू रहेगी, तो आप निकालना तो जानना चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि मिनिमम और मैक्सिमम पूछे, कह दे बामर की, ठीक है ना, थर्ड लाइन के लिए फोर्थ लाइन के लिए वेवलेंथ क्या होगी, तो निकालना तो आना चाहिए। तो आर की वैल्यू तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और आर की वैल्यू जब लिखना पड़ेगा तो आर की वैल्यू आप क्या करें 912 एंगस्ट्रॉन लिखिएगा, आसानी से निकलेगी। तो आप याद रख डालिए कि किसी भी, ठीक है, और किसी भी सीरीज़ के लिए मिनिमम लैम्डा निकालना होगा, मिनिमम लैम्डा माने जहाँ से शुरुआत होगी मिनिमम लैम्डा निकालना होगा, तो उस सीरीज़ का n2 मैक्सिमम लिखना होगा। n1 तो कोई बात नहीं, लाइमन के लिए n1 क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। देखिए n1 तो सबके लिए, इनके लिए कोई परेशानी, n1 क्या होगा 1 होगा, इसके लिए n1 क्या होगा 2 होगा, इसके लिए n1 क्या होगा 3 होगा, इसके लिए n1 क्या होगा 4 होगा, और इसके लिए n1 क्या होगा 5। n1 तो कोई बचता नहीं, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा जहाँ शुरुआत हो रही, लेकिन n2 की बात है। तो मिनिमम लैम्डा निकालने के लिए, मिनिमम लैम्डा निकालने के लिए n2 क्या करें, उस सीरीज़ का मैक्सिमम, और मैक्सिमम n2 क्या हो जाएगा यार, इनफाइनाइट। जब भी मिनिमम निकालना होगा किसी भी सीरीज़ के लिए, मिनिमम लैम्डा आप निकालने जा रहे हो तो n2 इनफाइनाइट लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन किसी सीरीज़ का मैक्सिमम लैम्डा निकालने जा रहे हो तो उस सीरीज़ के लिए n2 मिनिमम लिख दोगे। मैक्सिमम जब निकालने जा रहे हो तो n2 मिनिमम लिख दोगे। जैसे अगर लाइमन सीरीज़ की बात करें तो n1 तो 1 हो गया, लेकिन इस सीरीज़ के लिए n2 क्या हो जाएगा, 2 से शुरू होगा, 3 4 5 इस तरीके से होगा। तो जब इस सीरीज़ का आप मैक्सिमम लैम्डा निकालने जाओगे तो इस सीरीज़ का मिनिमम n2 लिखोगे, मिनिमम n2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से बामर सीरीज़ के लिए जो n2 क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक। इस सीरीज़ के लिए पास्चन के लिए n2 क्या हो सकता है, 4 5 6 ऐसे, इसके लिए n2 क्या हो सकता है, 5 6 7 इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो सबका n1 और n2 आप बआसानी, ठीक है ना, लिख सकते हो और लिख के फिर कैलकुलेट कर सकते। एक मैं लिख के और निकाल के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम, या ऐसे कह सकते हो वेवलेंथ रेंज, क्यों रेंज का मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की बात को क्या कहेंगे, रेंज। वेवलेंथ रेंज फॉर लाइमन सीरीज, है ना, ये वेवलेंथ रेंज, वेवलेंथ रेंज फॉर लाइमन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो क्या करेंगे, लैम्डा मिनिमम निकालेंगे 1/r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ठीक। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम Z1R रहने दीजिए, लाइमन n1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और n2 मैक्सिमम लैम्डा का स्क्वायर, ये इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट क्योंकि मिनिमम लैम्डा निकाल रहे हैं। तो क्या मिल गया है ना, R, अरे ये 1/λ, 1/λ मिनिमम इक्वल टू R। तो R इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए R मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए R 1/λ ना करिए, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 1/r, 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉन, 9 2 11 हो गया जल्दी से।
ठीक है। अगर आप मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम निकाल रहे 1 लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। और जब लैम्डा मैक्सिमम निकालोगे तो 1/n2 है ना, n1 तो 1 रहेगा 1 का स्क्वायर, और 1 अब देखिए लाइमन है, लाइमन के लिए मिनिमम क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे 4 डायरेक्ट कर लिया, और साथ में r z1 है। तो 1 लैम्डा मैक्सिमम की बात करिए तो 1/1 और 1/4, 4 का मतलब चलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो 3/4 r ये मिल गया। तो लैम्डा जब मैक्सिमम करोगे तब क्या मिल जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम करोगे तो 1/r और क्या मिल गया 4/3 ये मिल गया। और 1/r कितना है 912, और यहाँ पे देखिए कितना 1.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी आसानी से हो जाएगा। हाँ ठीक है, देन सही है आंसर 1216 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे रेंज की जो बात हो गई क्या हो गई 912 से 1216 एंगस्ट्रॉम, है ना। याद भी रखे रह सकते हैं, और है ना याद तो है ना सब अलग अलग सीरीज़ के लिए याद हो जाए तो बढ़िया ही बातें है। लेकिन अब देखिए क्या है कि ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत आना चाहिए, क्योंकि अगर यही कह दे लाइमन सीरीज़ के लिए फोर्थ लाइन के लिए तो n इक्वल टू क्या करेंगे 4 लिखेंगे, है ना। थर्ड लाइन के लिए n इक्वल टू 3 लिखेंगे। तो कैलकुलेशन तो करना वहाँ पे आना चाहिए, और यही वाली कैलकुलेशन करिएगा, बड़ी आसानी होगी, बड़ी आसानी के साथ आप सारी कैलकुलेशन कर सकेंगे, है ना, और आंसर दे सकेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में गया और हायर ऑर्बिट से फिर किसी है ना ऑर्बिट में आएगा, या तो हो सकता है हायर ऑर्बिट में जाने के बाद सीधे ग्राउंड ऑर्बिट में आ जाए, जैसा कि बोर सोच रहे थे। बोर यही सोच रहे थे कि आगे हायर से जो है सीधे ग्राउंड में आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड में आएगा, इसीलिए जो है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसकी बात करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो एक तो होता है कि जब ट्रांजिशन कहाँ पे हो जाए कि हायर टू, है ना, एक ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, देखिए ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन 2 पार्ट मैंने बनाया, यहाँ पे ट्रांजिशन, यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है हायर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड में हो जा रहा है, ग्राउंड कहिए या ग्राउंड लेवल कह लीजिए पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हायर ऑर्बिट, ठीक, हायर ऑर्बिट से ग्राउंड में ना आए, अदर, है ना, एनी अदर ऑर्बिट में आ जाए। तो ये वाला फार्मूला आसान होता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, n-1/2 ये स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। और यहाँ पे देखिए फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दोनों का डिफरेंस है n2 - n1। मान लीजिए कि चौथी में से तीसरी में आया, चौथी में से ग्राउंड में आ गया, 1 में आ गया, तब तो ये लग जाएगा, हाँ, n-1/2। चलिए ये भी ठीक है, ऐसे कर ले दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ऐसे कर ले दोनों का डिफरेंस +1/2, ऐसे कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस +1/2, ठीक है, जैन का भी ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए n4 से n1 में हुआ, और यहाँ पे n4 से n2 में हुआ, तो अब यहाँ पे n4 से n2 में हुआ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे यहाँ पे 4 है ना, 4 -1/2, तो ये हो गया 4 × 3/2, माने कितना हो गया 6 स्पेक्ट्रल लाइन बन गई, अगर चौथी में से इसमें आ रहा। अभी बना के भी देख लेते हैं, देख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 4, तो 4 माइनस किस में आ रहा है 2 में आ रहा है, 4 से 2 में ना, हाँ, 4 - 2, फिर 4 - 2,
+1 अपान क्या करेंगे 2, ये करके कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको पता लग जाएगी। तो ये दोनों फार्मूले याद रख के बढ़िया है ना, क्वेश्चन आते रहे हैं, बढ़िया बहुत कई बार आए हुए हैं। और ग्राउंड स्टेट वाला फार्मूला आसान है और इसी में दोनों बार, इसी में कई बार क्वेश्चन इसी पे आए हुए हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा होशियार रहिएगा क्योंकि इस पे आते आते अचानक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यही बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। सबसे पहला बोर मॉडल की लिमिटेशन ये है कि बोर मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए सही है। हाइड्रोजन के लिए सही हो गया लेकिन हीलियम के लिए सही नहीं है ना। इस हाइड्रोजन के लिए तो सही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हीलियम के लिए सही नहीं है ना। हाँ हीलियम प्लस के लिए सही क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 प्लस लग गया। लिथियम के लिए सही नहीं है, लिथियम +2 के लिए सही है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सही है बोर मॉडल। ये लिमिटेशन थी, ठीक है ना, बोर मॉडल की। ठीक है, प्रोटियम के लिए सही है, ड्यूटेरियम के लिए सही है, ट्राइटियम के लिए सही है ना, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के लिए सही है। उसके बाद जो दूसरा था, इन्होंने मैंने कहा कि एक्सप्लेन कर दिया था किसको, लाइन स्पेक्ट्रम को। स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया, लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैंने ड्रॉबैक ऑफ ये बोर मॉडल, ये स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, देखिए ये क्या है, एक स्पेक्ट्रल लाइन है, माने जो बोर कह रहे थे एक लाइन खींच गई, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो ये एक लाइन खींच गई, तो उन्होंने कहा बस एक लाइन खींची, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस लाइन को देखा जा रहा है तो ये बहुत बारीक बारीक लाइनों में डिवाइड होती हैं, इसको कहा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, बोर मॉडल, बोर मॉडल। इसी तरह से अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड और स्प्लिटिंग, और ये बारीक बारीक लाइनों में टूटा, तो ये वाला तो कहा गया स्टार्क इफेक्ट, और ये वाला जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट। तो बोर मॉडल स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, मैंने यही कहा कि अगर ये, चलिए बहुत सारी ऑर्बिट बना दूं, चलिए 4 बना देते हैं, और 4 में हम लोगों ने देखा था कितनी 6 बन गई थी। ये उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एनर्जी मिली, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से वापस आ गया, तो इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ इमिट हुई, रेडिएशन हुआ और एक लाइन खींच गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया हुआ है और यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाता, तब देखिए डेल्टा ई अलग आ जाता, अब डेल्टा ई अलग आ जाता, अब डेल्टा ई कम आ जाएगा तो वेवलेंथ अब ज़्यादा बन जाएगी। यहाँ ना है कि यहाँ आ जाता, अब डेल्टा ई और कम आ जाता, ठीक है ना, तो अब क्या होता, लैम्डा और दूसरा बन जाएगा, कम बन जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग कलर की लाइनें अलग अलग है ना आएंगे, और ऐसा होने के बाद अगर यहाँ आया तब भी तो यहाँ आएगा, यहाँ आ गया तब भी यहाँ आ गया तो यहाँ आ सकता था, यहाँ से तो यहाँ आ गया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकता था। तो 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनी। और अभी हम लोगों ने फार्मूले से भी कहा था 4 माइनस, देखिए 4 नहीं 3 से आ रहा है क्या, नहीं 4 से, 4 1 2 3 4 माइनस 2 अपान 2, सॉरी, और 4 × 3 अपान 2 क्या 6 से बन गई थी, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनी। तो बोर के अकॉर्डिंग एक ही बन रही थी, लेकिन उसी को जब क्या किया गया, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में देखा जा रहा, तो एक नहीं कई लाइनें होती, स्टार्क इफेक्ट या मैग्नेटिक या जीमान इफेक्ट, तो कई लाइनें बनती दिख रही हैं, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं स्टार्क या जीमान इफेक्ट कहते हैं। आपको डिपेंड करता है किस पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये बातें नहीं सोच पाए थे। उसके अलावा क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू बोर किसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना,
पोजीशन या कहिए कि मोमेंटम और वेलोसिटी का एक साथ करेक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है, करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड और वेलोसिटी, ठीक है ना, पॉसिबल